नौकरी में रहते हुए किसी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो उसका ईपीएफओ की तरफ से 7 लाख इंश्योरेंस कवर होता है। यह प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, एमएनसी और कॉरपोरेट सेक्टर फैक्ट्रीज में काम करने वाले कितने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को पता है, इसका अंदाज़ा तो आप ही लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह रावत फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का 7 लाख तक का बीमा कवर होता है और उसका जो प्रीमियम होता है वो नियोक्ता कंपनी ही पे करती है। हर महीने जो प्रोविडेंट फंड का पैसा ईपीएफओ ऑफिस में जमा होता है तो उसके साथ ही ईडीएलआई इंश्योरेंस का पैसा कंपनी अपनी तरफ से जमा करती है। इसमें एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इस योजना की जो महत्वपूर्ण कंडीशन है यानी शर्त है वो यही है कि मृतक कर्मचारी की डेथ यानी मृत्यु ऑन रोल यानी नौकरी में रहते हुए होनी चाहिए, उसका नाम कंपनी के रोल से काटा नहीं गया हो। जब ऐसी स्थिति आती है तो नियोक्ता कंपनी जो डिसीज्ड एम्प्लॉय है यानी मृतक कर्मचारी है उसका जो इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म है या डेथ पेंशन क्लेम फॉर्म है उसको प्रोविडेंट फंड ऑफिस में जमा किया जाता है। तो आमतौर पर डेट ऑफ डेथ यानी मृत्यु की तारीख तक जिन एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ होता है उनके क्लेम ईपीएफओ आसानी से प्रोसेस कर देता है, लेकिन जिन एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड डेट ऑफ डेथ यानी मृत्यु की तारीख तक जमा नहीं हुआ हो, यानी कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीनों पहले का कंट्रीब्यूशन ना आया हो, तो ऐसी स्थिति में उनके जो क्लेम पीएफ ऑफिस में जमा होते हैं नियोक्ता कंपनी के द्वारा अटेस्ट होने के बाद उस पर ईपीएफओ ऑफिस क्लेम को रिजेक्ट कर देता है कि डेथ ऑन रोल यानी नौकरी में रहते हुए नहीं हुई है। इसलिए जो मृतक कर्मचारी यानी डिसीज्ड एम्प्लॉय के जो नॉमिनी हैं या परिवार के सदस्य हैं वो बेचारे निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय मृत्यु से पहले छुट्टी पे होगा या अब्सेंट रहा होगा या वो बीमार रहा होगा या बीमारी के कारण घर पर इलाज करा रहा होगा, आराम कर रहा होगा डॉक्टरों की सलाह पर या कमजोरी के कारण। तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है सैलरी से जो काटा जाता है वो उन पिछले महीनों का, उन एब्सेंट डेज का पैसा जमा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने सैलरी ड्रॉ नहीं करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कंपनी में नाम काटा गया है या उसकी जो डेथ है वो ऑन रोल नहीं हुई है। इस दुविधा के कारण हजारों लोग परेशान हैं और सरकार ने जो ये सुविधा दे रखी है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, यानी जो गरीब से गरीब वर्ग है सोसाइटी का, जो बेचारे हैंड टू माउथ अपनी नौकरी करते हैं उसके बाद उसमें अपना गुजारा करते हैं, उनके साथ में अगर ऐसी अनहोनी हो जाए तो उनका परिवार या नॉमिनी असहाय हो जाता है। हालांकि ईपीएफओ के मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर में ये ज़रूर चेक पॉइंट है कि ये देखना होता है कि मृत्यु की तारीख तक एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का पैसा आया है कि नहीं आया है। लेकिन यह एक अकेला ये कारण क्लेम रिजेक्ट करने का नहीं होना चाहिए कि उसका पैसा पिछले कुछ दिनों का, हफ्तों का या महीनों का नहीं आया है। अगर उसने तनख्वाही नहीं ली है यानी विदाउट पे वो अगर छुट्टी पे रहा हो, एब्सेंट रहा हो, तो उसकी सैलरी नहीं बनेगी, तो पीएफ कहाँ से जमा होगा, कंट्रीब्यूशन कहाँ से जमा होगा। तो इस कारण जो क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं वो सरासर गलत है, गैर कानूनी है। लेबर लॉज के अनुसार एम्प्लॉय यानी कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में नौकरी एक कॉन्ट्रैक्ट है और अगर कोई विवाद या डिस्प्यूट होता है नौकरी में कि वो नौकरी में है या नहीं है, तो उसका इस बात से कंफर्मेशन हो जाएगा कि अगर मृत्यु से पहले कर्मचारी ने कोई त्यागपत्र दिया हो या कंपनी ने कर्मचारी को निकालने का कोई नोटिस दिया हो। अगर दोनों नहीं है तो वो कर्मचारी ऑन रोल ही माना जाएगा। और इसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो इसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए लेबर कमिश्नर, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। ईपीएफ एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है और ना ही ईपीएफ के कमिश्नर्स को ये प्रेरोगेटिव है, ये पावर है कि वो किसको
ऑन रोल यानी नौकरी में माने और किसको नहीं माने। इसलिए जो क्लेमेंट हैं, जिनके माता पिता, परिवार के सदस्य या नॉमिनी ऐसे क्लेम जमा करते हैं और कंपनी ने उन क्लेम को ड्यूली अटेस्ट करके पीएफ ऑफिस में जमा कराया है, तो उसका कोई भी ऑब्जेक्शन ईपीएफ के ऑफिस के द्वारा रेज नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा है, अगर वो क्लेम रिजेक्ट करते हैं तो ऑफिस में जाएं, ईपीएफ ऑफिस में, वहाँ बाबू से नहीं, उनका जो सर्कल इंचार्ज होता है, असिस्टेंट कमिश्नर से मिलिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके ऊपर रीजनल पीएफ कमिश्नर होता है, जो पूरे अकाउंट्स ब्रांच का इंचार्ज होता है। उससे भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो जो उस ऑफिस के ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, वो आपकी समस्या को ज़रूर सुनेंगे। और अगर उन लोगों को लेबर लॉज की यानी श्रम कानूनों की जानकारी है तो वो इसमें बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ईपीएफ ऑफिस में, बहुत अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो नए हैं, उन लोगों को लेबर लॉज का मालूम नहीं है। उनको बस एक ही बात ये रहती है रूडिमेंट्री वे में कि उसकी जो डेथ के दिन तक उसका पीएफ का पैसा आया है कि नहीं आया है। इसलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपका जो अधिकार है, जो सरकार ने पार्लियामेंट के कानून से पास कराकर आपको दिया है, वो आपका ही है और उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 2019 से 2022 तक मैं जब नोएडा ऑफिस में था तो वहाँ पर भी इस तरह के कई जो पारिवारिक सदस्य थे मृतक एम्प्लॉय के, जो नॉमिनी थे, वो मेरे को मिले। उनमें से एक उनियाल जी थे, उनका जवान बेटा गुजर गया था, उसका भी ऑन रोल डेथ था, नौकरी में रहते हुए डेथ हुई थी, लेकिन उससे पहले वो बीमार में हॉस्पिटलाइज था। और एक और मृतक सदस्य जिसका नाम सतेज सिंह था, उसके पिताजी नरहरि सिंह मेरे पास आए थे। उनका भी बेटा बीमार था, हॉस्पिटलाइज था और कई महीनों पहले तक उसका पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं आया था। उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जब मैंने केसेस को स्टडी किया तो उसमें यही लगा कि उसको कंपनी ने न तो निकालने का नोटिस दिया था और ना ही उन कर्मचारियों ने कोई त्यागपत्र दिया था। तो उनकी जो पात्रता थी वो इस डिस्कशन के अनुसार सही पाई गई और उनको पूरा उसका बेनिफिट मिला। तो ऐसे अगर पूरे भारतवर्ष में अगर हजारों क्लेमेंट्स होंगे, दावेदार होंगे, जो कर्मचारी नौकरी के दौरान जिनकी डेथ हुई है, उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं या नॉमिनी हैं, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी निराशाजनक स्थिति है। उनको न्याय कौन देगा, जबकि जिम्मेवारी इसमें पूरी तरह से ईपीएफओ की है। इसके बारे में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पब्लिक डोमेन में यानी ईपीएफओ की वेबसाइट पर जो डाटा दिए गए हैं, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध हैं। उसके अनुसार ईडीएलआई जो फंड है, जो अलग से क्रिएट होता है इस पर्पज़ के लिए, उसके अनुसार 31 मार्च 2023 को टोटल फंड जो है वो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है, 40-41 हज़ार करोड़ के आसपास है। और उस एक साल में यानी 2023 में 31 मार्च 2023 को जो साल ख़त्म हुआ, उस अकेले साल में लगभग 5,919 करोड़ यानी लगभग राउंड में 6,000 करोड़ रुपए जो है इनकम यानी कंट्रीब्यूशन आया, जो एम्प्लॉयर पे करता है। और जो पेमेंट हुई डिसीज्ड एम्प्लॉय के नॉमिनी को या परिवार के सदस्यों को जो पेमेंट हुई है वो हुई है 2,150 करोड़। तो इस हिसाब से 6,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ अगर खर्चा हो गया तो 4,000 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस यानी एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, वो ईपीएफओ के पास है। और पिछले सालों का जोड़ करके ये 31 मार्च 2023 को लगभग 41,000 करोड़ का विशाल भंडार ईडीएलआई फंड में एम्प्लॉयज़ का के बेनिफिट के लिए सरकार ने जो प्रोविज़न किया है वो अवेलेबल है। तो इतने बड़े फंड में से फिर भी अगर जो मृतक कर्मचारी के जो परिवार के सदस्य हैं या नॉमिनी हैं वो धक्के खाते रहें, तो इससे बड़ी गंभीर और निराशाजनक कोई बात नहीं हो सकती है। सरकार कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मज़दूरों के लिए इतना बहुत कुछ कर रही है। और डेथ केस में तो कहते हैं कि 3 दिन का समय होता है, 3 दिन के समय में वो डेथ केस जो है क्लियर हो जाना चाहिए, उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो अगर पूरा सर्वे किया जाए तो ईपीएफओ में जो ईडीएलआई के डेथ केस हैं उसमें मेरे ख्याल से 80-90% केसेस तो रिजेक्ट हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं कि वो मानते ही नहीं है कि जो डेथ हुई है वो नौकरी में रहते हुई है
क्योंकि उसका कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या कुछ हफ्तों पहले का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। आपको मैं बता दूं कि ये पूरा जो प्रेरोगेटिव है, ये विशेषाधिकार है, ये एम्प्लॉयर के बीच में कंपनी मालिक का है। वो किसी एम्प्लॉय को कब तक नौकरी में रखे, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी बीमारी में, ये पूरा उसका अधिकार है। इसको डिसाइड करने का अधिकार ईपीएफओ एक्ट में भी नहीं है और ईपीएफओ कमिश्नर्स के पास भी नहीं है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये सूचना जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों को पता होगी। आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार में सभी को ये सूचित कर दीजिए, क्योंकि अनहोनी का कोई फिक्स नहीं है कि वो किसके साथ हो जाए। और जो मैंने ये आपको स्टैटिक्स दिए हैं, जो ये डाटाबेस दिया है कि कितना प्रॉफिट और कितना विशाल भंडार ईडीएलआई फंड का ईपीएफओ के पास है, जिसमें बेनिफिट देने में कोई कोताही या कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो पात्र परिवार को, नॉमिनीज़ को, वो मिलना ही चाहिए। और इससे अगली वीडियो में मैं कई लोगों के ईपीएस पेंशन 95 की जो स्कीम में जो पेंशन बढ़ोतरी की बात हो रही है, उसके बारे में भी मैं पूरे डाटा एनालिसिस के साथ में आपके सामने आऊँगा। मुझे आशा है कि आप इसको पसंद करेंगे और तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और समाज में सभी लोगों को ये बताइए जो भी आपके नियर एंड डियर हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति, जय हिंद, वंदे मातरम।